हेलो स्टूडेंट्स, अब कुछ असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू दिस रियल नंबर्स। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है 7 into 13 into 11 प्लस 11 एंड ये सब प्लस 3 हैव एग्जैक्टली कॉम्पोजिट नंबर्स। मतलब कि ये जो दोनों नंबर्स हमारे पास लिखे हैं ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। अब हम बताएंगे ये ट्रू है या फॉल्स है, हम चेक करेंगे, ठीक है। और रीज़न में लिखा है कि दिस इज़ नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर, कि ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। अब देखना पड़ेगा असर्शन रीज़न में कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। अच्छा देखो, ये वाले क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी में वैसे भी सॉल्व कर रखे हैं कि हमारे पास ये वाला नंबर गिवन है। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर असर्शन रीज़न। तो हमारे पास नंबर क्या है 7 into 13 into 11 और साथ में +11, ठीक है। तो ये जो +11 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको 11 into 1 लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से 11 कॉमन आएगा, रेस्ट यू विल गेट 7 into 13 और प्लस ये 1 बचा यहाँ पे। सो दिस इज़ 11 इंटू, ये आपका बन गया 78 प्लस 1। सो दिस इज़ 11 into 79। सो दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सो देयर फोर इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जिसमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाए। बिकॉज अब ये जो भी ये नंबर बनेगा, ठीक है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 एज वेल एज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 79, और दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, मतलब दोनों में से कोई भी वन नहीं है। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या है? कॉम्पोजिट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आउट ऑफ दोज टू नंबर्स एनी नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू वन, कि वो जो नंबर है वो वन नहीं हो सकता, ठीक है। वन के अलावा कोई भी दो नंबर पकड़ के प्रोडक्ट करो, जो भी रिजल्ट आएगा वो कॉम्पोजिट आएगा, मतलब ये कॉम्पोजिट है। अच्छा, इसी तरह से जब आप इसमें से और +3 को 3 into 1 करके 3 कॉमन करेंगे एक 3 कॉमन आ गया और बाकी ब्रैकेट में एक नंबर बचेगा, तो वो भी कॉम्पोजिट है। इसका मतलब वो जो ब्रैकेट में नंबर बचेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो वो भी कॉम्पोजिट होगा, तो असर्शन तो ट्रू है। अच्छा, इसमें देखो 3 into 12, 3 into 12 into 101 प्लस 4 into 1 लिख लें, ठीक है। अब इसमें से ये जो 12 है इसको मैं लिखूं अगर 3 into 4, तो आप देखो इस ब्रैकेट में से और इस ब्रैकेट में से 4 बाहर आ गया, अंदर बचेगा 3, फिर एक 3 यहाँ से into 101 और +1। सो फिर से ये हो गया 3 into, ये कितना बना, 3 3 9, 4 into 909 प्लस 1, तो ये बन गया 4 into 910, विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सो देयर फॉर इट इज़ अ कॉम्पोजिट। तो इसने तो बोला ये कॉम्पोजिट नहीं है, तो रीज़न फॉल्स हो गया। असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, इसका मतलब सी ऑप्शन बनता है जिसमें लिखा होता है असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स। देन नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन। असर्शन क्या है? 5n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, बिल्कुल सही है। 5 के ऊपर कोई भी पावर रख दो, लास्ट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। 5 1, 5, 5 2, 25, 5 की पावर 3 करें 125, 4 करें 625, तो 5 की पावर में जो मर्जी रखो, लास्ट पे जो डिजिट है वो 5 ही आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। रीज़न क्या है इसका? बिकॉज जिस नंबर के लास्ट में ज़ीरो आना चाहिए, मतलब ज़ीरो आना होता है, उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों आते हैं, ठीक है। ये हमने अपने वो एनसीईआरटी वाले लेक्चर में भी देखा था। अच्छा, लेकिन जो 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें तो सिर्फ दो ही नंबर आएंगे, एक 1 और 5। 5 आ गया, ठीक है, बट 2 तो आया ही नहीं। सो इसलिए ये रीज़न बिल्कुल ठीक है, और इसी वजह से ये वाला जो नंबर है ये 0 से एंड नहीं होता। सो दोनों ही ट्रू हैं, और रीज़न जो है असर्शन को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है। सो ऑप्शन इज ए। द नेक्स्ट थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि 15n एंड्स विद डिजिट 0, हो ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज 15 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो उसमें आएगा 3 into 5, और हमने कहा कि किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है तो उसके फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों का आना ज़रूरी है। 15 के फैक्टर में 5 तो आ गया बट 2 नहीं आया, इसलिए ये 0 से एंड नहीं हो सकता। असर्शन इज़ फॉल्स। एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0, इट्स प्राइम फैक्टर इज ऑफ द फॉर्म, मतलब प्राइम फैक्टर मस्ट कंटेन दीज टू। तो ये बिल्कुल सही है कि
किसी नंबर को, यही वो जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी नंबर को अगर 0 डिजिट के साथ एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों का आना ज़रूरी है। तो ठीक है, तो असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, ये डी ऑप्शन बनता है ना। असर्शन फॉल्स, रीज़न ट्रू, ये हो गया हमारा थर्ड। देन नेक्स्ट कम टू दी फोर्थ। HCF of two numbers is 5 and their product is 150. Then the LCM is 40. अच्छा देखो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स should be equals to HCF into their LCM. ठीक है, in this case product of two numbers is 150, HCF is 5 and LCM is 4, so 150 must be equal to 200. ये तो गलत है, which is false, इसका मतलब assertion false है। Then for any two numbers HCF into LCM is product of two numbers, ये बिल्कुल सही है, so assertion false, reason true, D is the correct option. Fifth one, HCF of two numbers is this, product is this and LCM is this. अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर ये बन गया तो मतलब असर्शन ट्रू है। रीजन में क्या लिखा हुआ है, HCF ऑफ टू नंबर्स प्लस LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये फॉल्स हो गया बिकॉज HCF प्लस करके LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये गलत होता है। HCF इंटू LCM करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बनता है। ठीक है, अब हमें असर्शन को चेक करना है, तो असर्शन को चेक करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो हमें गिवन है 3042, हम LCM को 169 को 18 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ये बन गया 72 7 कैरी, 48 और 755 5 कैरी, ये 13, फिर यहाँ पे 0 9 6 1 2 4 0 3 3042 बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब असर्शन ट्रू है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। फिफ्थ के बाद नाउ कम टू द सिक्स्थ वन। HCF ये गिवन है, LCM ये गिवन है, and sum of exponents of prime factors in the prime factorization of 196 is 4. ओके, पहले तो हम 336 के फैक्टर्स करके देख लेते हैं। 2 पे किया 1, देन यहाँ पे 6 और 8, देन अगेन 2 पे किया 8 4, 2 पे करेंगे 42, देन 2 पे किया 21, 3 पे करेंगे 7 और 7 पे करेंगे तो 1। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या बने, 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7, 54 होता है, ये आपका हो गया 27 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 3 इंटू 3 9 3 27 2 ठीक है, तो दूसरा बन गया 2 इंटू 3 का क्यूब। अब अगर HCF करना है तो HCF का सिंपल सा रूल है कि कॉमन फैक्टर्स विद स्मॉलेस्ट पावर, तो कॉमन फैक्टर में 2 और 3 आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, स्मॉलेस्ट में 1 आ जाएगी, यहाँ पे 3 की पावर 1, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट 1, तो HCF 6 है, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्या LCM ये है, तो LCM का रूल क्या है, ऑल फैक्टर्स 2 3 7 विद हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर 2 के ऊपर 4, 3 के ऊपर 3, 7 की तो ऑलरेडी 1 है, ये बना 16 इंटू 27 इंटू 7। अब ये ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ये बनता है कि नहीं। ठीक है, चेक कर लेके देख लेते हैं, तो 16 इंटू 27 करें पहले, 7 6 42, 4 कैरी 1 1, ठीक है, हाँ 16 7 1 1 2, बिल्कुल ठीक है। देन 32, ये बन गया 2 3 4, 432 को अब 7 से करें, 7 2 14, ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा लास्ट पे 4 आएगा, यहाँ पे लास्ट पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लास्ट पे 4 आना चाहिए, मैंने सारा करके देखा ही नहीं, मैंने ऐसे ही देख लिया कि लास्ट पे 4 आना चाहिए, यहाँ पे लास्ट पे 3 लिखा हुआ है। अच्छा, 196 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो 196 बेसिकली क्या होता है,
196 इज़ 14 इंटू 14, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, ये होता है 196। अब इसमें सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो प्राइम फैक्टर्स हमने किए इसके 2 और 7 प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में हमने इसको तोड़ के लिखा। इनकी जो पावर्स हैं उनको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। इनकी पावर्स का सम 4 है क्या? बिल्कुल है। तो असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट कम टू द सेवंथ। HCF of 24, 30 and 42 is 6। ये तो वैसे ही पता चलता है, इन दोनों में से मैक्स टू मैक्स 6 कॉमन आ सकता है, तो असर्शन ट्रू है। HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स, HCF होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ये भी ट्रू है, और यही वाला कंसेप्ट तो हम इसमें अप्लाई करते हैं। HCF क्या होता है कि जो कॉमन प्राइम नंबर्स हैं दोनों के फैक्टराइज, मतलब 2, 3, 4 कितने भी नंबर्स हैं, मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स करके दिखा देता हूँ। जैसे पहला नंबर था 24, 24 के फैक्टर्स करेंगे तो ये बनेगा 2 क्यूब इंटू 3। फिर है 30, इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। 42 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो HCF फाइंड आउट करने का क्या रूल है? तीनों में जो कॉमन है, तो 2 इंटू 3 कॉमन है तीनों में, और तीनों के ऊपर पावर स्मॉलेस्ट रखनी है। तो 2 की पावर 1 1 और 3 की पावर 1 1, तो ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पावर ऑलरेडी लगी हुई है, तो इसी वजह से तो 6 आया था। और रीज़न में भी तो यही लिखा हुआ है। HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कि 2, 3, 4 कितने भी नंबर्स हैं, सबको प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स बनाए सभी के, उनमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको प्रोडक्ट किया, और उसके ऊपर पावर कौन सी रखनी है? स्मॉलेस्ट वाली। तो रीज़न बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है, और रीज़न की वजह से ही हम इसका मतलब यही वाला कंसेप्ट अप्लाई करके हम HCF फाइंड आउट करते हैं। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। द नेक्स्ट 8th, रूट एक्स इज़ इरेशनल वेयर एक्स इज़ अ प्राइम। तो बिल्कुल ठीक है कि किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा दो तो वो इरेशनल ही आएगा, बिकॉज उसके फैक्टर ही नहीं होंगे। प्राइम नंबर का मतलब क्या है? जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होगा, लाइक 2, 3, 5, 7, इसके ऊपर रूट लगाओ तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम इज़ ऑलवेज इरेशनल, ये भी ट्रू है, और इसी की वजह से तो हम ये कहेंगे कि दिस इज़ इरेशनल। क्यों इरेशनल? बिकॉज एक्स एक प्राइम है और प्राइम का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल होता है। असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है, रीज़न ने असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, 3 नंबर्स। ये रूल 3 नंबर्स में फॉल्स हो जाता है ना। प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, बस यहीं तक ये रूल वैलिड है। 2 से ज़्यादा नंबर हो जाए तो ये जो रूल है ये फेल हो जाता है। तो यहाँ पे तो इसने 3 नंबर्स के लिए भी ट्रू लिख दिया, 3 नंबर्स, तो ये तो फॉल्स हो गया है ना, ऐसे नहीं हो सकता। प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ये बिल्कुल सही है। ये 9th क्वेश्चन था। असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, सो ऑप्शन इज डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये केस स्टडी है हमारे पास, केस स्टडी 1। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले तो थोड़ी स्टोरी सी देंगे। Teaching mathematics through activities is a powerful approach that enhances students' understanding and engagement. Keeping this in mind, Miss Mukta planned a prime number game for class 5 students. उन्होंने अनाउंस किया नंबर 2 और पहले स्टूडेंट को कहा इसको मल्टीप्लाई करो बाय अ प्राइम नंबर, देन पास इट टू द सेकेंड स्टूडेंट। सेकेंड स्टूडेंट ने फिर एक प्राइम नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया और इसको पास कर दिया थर्ड स्टूडेंट को। तो इन दिस वे, बाय मल्टीप्लाइंग टू अ प्राइम नंबर, मतलब उन्होंने कहा कि 2, अब दूसरे वाले एक स्टूडेंट को उठाया और कहा कि इस 2 को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो और आगे पास ऑन करो। फिर जो नंबर बना
उसको अगले वाले स्टूडेंट को दे दिया, ठीक है। उस अगले वाले स्टूडेंट ने किसी और प्राइम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके आगे पास ऑन कर दिया, ऐसे चलता गया चलता गया। तो लास्ट पे जो प्रोडक्ट आया, लास्ट स्टूडेंट ने जो आंसर दिया वो ये रहा। अब बताओ कि व्हाट इज़ द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। अब जैसे मैम ने कहा 2, अब किसी बच्चे के माइंड में एकदम से प्राइम नंबर आ गया 11, तो उसने 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैडम ने ये थोड़ी ना कहा कि 2 को जस्ट अगले वाले प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ आप क्या सोच रहे हो। आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने कहा 2, तो अगले बच्चे ने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, पहले बच्चे ने, क्योंकि 2 के बाद तो प्राइम नंबर 3 आता है। बट आप स्टेटमेंट को एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ो कि टीचर ने ऐसा थोड़ी ना कहा है कि 2 को वेरी नेक्स्ट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो। उन्होंने कहा कि 2 को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो। अब हो सकता है जिस पहले बच्चे ने मल्टीप्लाई किया हो उसके माइंड में एकदम से 11 आ गया, 11 इज़ अ प्राइम नंबर, उसने 2 को 11 से करके 22 आगे पास कर दिया। या हो सकता है उसके माइंड में भी 2 आ जाए कि 2 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो उसने 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करके 4 बना के आगे पास कर दिया। तो पहले बच्चे ने कौन सा प्राइम नंबर यूज़ किया होगा, है ना। हमें वो नहीं बताना है, हमें ये बताना है सब ने मिलके जब पूरा मल्टीप्लाई करके एक आंसर बता दिया, उस प्रोडक्ट में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा यूज़ हुआ, ठीक है। एंड फिर उसके बाद अच्छा कितने प्राइम नंबर यूज़ होते गए, वो बन जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, एंड व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्राइम नंबर, उनमें हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा यूज़ हुआ, और विच प्राइम नंबर जो है मैक्सिमम टाइम। अब जैसे उन्होंने कहा कि 2 को किसी से मल्टीप्लाई करो, तो बच्चे ने 2 को 2 से ही कर दिया, 4 बन गया, अगले वाले को पास ऑन किया। अब उसको भी प्राइम नंबर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उसको पता था कि 2 इज़ अ प्राइम, उसने फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आगे पास ऑन कर दिया, ठीक है ना। उसने गलत थोड़ी ना किया है, किया तो उसने प्राइम नंबर से है। आगे गए, किसी को 5 याद आया, किसी को 11 याद आया, किसी को 13 याद आ गया, है ना। ऐसे करते करते लास्ट पे ये प्रोडक्ट बना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये जो फाइनल प्रोडक्ट है इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, ताकि पता चले कि कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो 2 से कर लेंगे, तो 2 से करने पे ये बनेगा 2 8 ज़ा 16, 2 6 6, फिर 2 5। अब ये 5 पे कर लें, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। लास्ट पे 25 है। 5 1 ज़ा 3 6, 5 7 ज़ा 1 6, 5 3 ज़ा 1 2, 5 2 ज़ा 2 5, 5 5 ज़ा, फिर इसको 5 से कर दिया, तो ये बन गया 5 3 ज़ा 2 3, 5 4 ज़ा 3 2, 5 6 ज़ा 2 5, 5 5 ज़ा। देन अगेन 5 पे करेंगे, 5 पे किया तो ये 5 6 ज़ा 4 6, 5 9 ज़ा 1 5, 5 3 ज़ा। अब 3 पे कर लें इसको, 2 3 1, फिर 3 पे हो जाएगा 7 2 1 7, 7 से हो जाएगा 11, 11 से हो जाएगा 1, ठीक है। तो अगर इसको मैं सीरियल ऑर्डर में लिखूं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ये बने फैक्टर्स। इसमें से ये जो 2 है ये तो मैम का दिया हुआ नंबर है, ठीक है। आप ऐसे सोचो, मतलब हमें नहीं पता पहले वाले ने 3 से किया था या पहले वाले ने 5 से किया था, या पहले वाले ने सीधा 7 से किया था या 11 से किया था। हमें तो ये पता चल गया, हम ऐसे सोच लेते हैं रफली कि ये फर्स्ट स्टूडेंट ने 3 से कर दिया, पास ऑन किया, अगले वाले ने फिर 3 से किया, तो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, देयर आर 7 स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ, तब जाके ये रिजल्ट बनेगा। तो इसका मतलब है कि 7 स्टूडेंट्स ने प्रोडक्ट किया है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। देखो किसी भी बच्चे ने 2 को 2 से नहीं किया, क्योंकि पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 सिर्फ एक बार आया, और वो 2 तो मैम का दिया हुआ 2 है ना। तो स्टूडेंट ने कम से कम 3 से मल्टीप्लाई किया है। व्हाट इज़ द लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर इज़ 3। And what is the highest prime number? That is 11. Which prime number has been used for the maximum time? तो maximum time 5 यूज हुआ, 3 स्टूडेंट्स ने 5 से मल्टीप्लाई किया, so 5 is the prime number which has been used maximum time, ठीक है। नेक्स्ट Feb 14,
is celebrated as a International Book Giving Day, and many countries in the world celebrate this day. Some people in India also started celebrating this day, and उन्होंने ये books donate करी हैं. ठीक है, हिस्ट्री की 96, साइंस की 240, मैथ्स की 336 बुक्स. इन बुक्स को अरेंज किया गया minimum number of stacks such that each stack contains books of only one subject and number of books is same. तो how many books are arranged in each stack? देखो फिर से वही participants वाला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं ना, कि हिंदी पार्टिसिपेंट्स, इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स, तो इसमें बुक्स दे दी गई हैं, बात वही सेम ही है कि जब हमें ऐसा फाइंड आउट करना हो कि हर स्टैक के अंदर इक्वल नंबर ऑफ बुक्स हैं, सेम नंबर ऑफ बुक्स. याद है मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे, इक्वल, एग्जैक्टली, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. तो उन केसेस में हम HCF फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो इसमें भी HCF फाइंड आउट करेंगे. 96, 240 एंड 336. तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट का जो सोल्यूशन आएगा, how many books are arranged in each stack? Number of books in each stack is equal to HCF किसका? 96, 240 एंड 336 का. तो अब हमें इनके फैक्टर्स करने पड़ेंगे. 336 के आई थिंक हमने फैक्टर्स किए थे ना ऊपर यहाँ पे, एक सेकेंड देख लें, ये रही 2 की पावर 4, 3 और 7. ठीक है, तो 336 के तो फैक्टर्स यहीं से ले लेते हैं. 2 की पावर 4, 3 और 7. अच्छा, 240 के फैक्टर्स हमने 24 के फैक्टर्स होते हैं 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24. इसको 2 और 5 और कर दो तो ये बनेगा 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 5. आप ऐसे फैक्टर्स करके देख लेना, पता चल जाएगा. 96 के फैक्टर्स 2 पे करेंगे 48, इसको फिर 2 पे करेंगे 24, फिर 2 पे करेंगे 12, 2 पे किया 6, 2 पे किया 3 और लास्ट 3 आ जाएगा. तो 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3. ठीक है जी. तो हमें इनका HCF करना है. तो HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स. सभी में 2 और 3 आ रहा है तो 2 इंटू 3 तो सभी में आ जाएगा. 3 की पावर 1 1 1 1 आएगी. ठीक है ना, सभी में 1 1 है तो 3 की पावर 1 ऑलरेडी लगी हुई है. 2 की हमें मिनिमम पावर रखनी है, दैट इज़ 4. तो 16 इंटू 3 दिस विल बिकम 48. तो पहले वाले का आंसर हो गया 48. नाउ हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज टू अरेंज ऑल मैथमेटिक्स बुक्स? तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैथ्स के स्टैक्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, साइंस के और हिस्ट्री के, सभी के फाइंड आउट कर देते हैं. ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक स्टैक में मतलब एक ढेरी अगर लगाएंगे तो 48 बुक्स उसमें आ जाएंगी. तो मैथ्स की टोटल कितनी बुक्स हैं? 336. इसको 48 से डिवाइड कर दो. 336 डिवाइड बाय 48. तो ये आप ऐसे ऊपर नीचे रख के कट कर सकते हैं. अच्छा, इसको कट करने का देखो मेथड क्या, बड़ा आसान होगा. 336 के फैक्टर्स हो गए 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7. 48 के फैक्टर्स हो गए 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3, 2 रेज टू पावर 4 कट गया, 3 कट गया, तो आंसर कितना आया? 7. तो इसका मतलब मैथ्स के जो स्टैक्स बनेंगे वो 7 बनेंगे. इसी तरह से अब साइंस के करते हैं. यहाँ पे थोड़ी जगह बना ले. साइंस के स्टैक्स, साइंस की बुक्स कितनी है टोटल? 240 डिवाइड बाय 48. ठीक है, 240 के फैक्टर्स हो गए 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 5. 48 के फैक्टर्स 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3, 2 रेज टू पावर 4 कट गया, 3 कट गया, तो आंसर आया 5. ऑब्वियस है, साइंस की बुक्स थोड़ी कम है तो उसकी ढेरियाँ कम लगेंगी. मैथ्स की बुक्स ज़्यादा हैं, उसकी ढेरियाँ ज़्यादा लगेंगी. अब एक स्टैक में जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो 48 ही रख सकते हो, 48 से ज़्यादा नहीं रख सकते. तो जिस सब्जेक्ट की बुक्स ज़्यादा हैं उसके स्टैक ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे. इसी तरह से हिस्ट्री की अगर बात करें, हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में टोटल 96 बुक्स हैं. 96 बाई 48, अच्छा ये तो सीधा ही 2 आ गया. ठीक है,
और क्या था, डिटर्मिन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स। लो अब थर्ड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर ऑल द बुक्स। मैथ्स के स्टैक्स कितने हैं 7, साइंस के 5, हिस्ट्री के 2, तो टोटल हो गया 14। फिर उसके बाद है इफ़ थिकनेस ऑफ ईच बुक ऑफ हिस्ट्री साइंस एंड मैथ्स इज़ 1.8, साइंस की 2.2 और मैथ्स की 2.5 होगा आई थिंक, है ना। 25 तो बहुत ज़्यादा हो गई थिकनेस, 25 सेंटीमीटर की बुक काफ़ी मोटी हो जाएगी, तो 2.5 लगा के चलते हैं। अच्छा अगर 25 हुआ तो हम तो कंसेप्ट सीखेंगे, वैल्यू जो मर्जी आ जाए, हमने तो अपना कंसेप्ट अप्लाई करके वहाँ पे सॉल्व कर देना है। पेपर में ये नहीं देखना कि 25 लिखा तो खुद से 2.5 कर दो। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 2.5 होना चाहिए। पेपर में तो जो आया आपने उसी के हिसाब से कर देना है। तो अब हमारे पास 25 लिखा है तो हम 25 के हिसाब से ही सॉल्व कर देंगे। फाइंड हाइट ऑफ ईच स्टैक ऑफ हिस्ट्री। अब देखो हिस्ट्री की जो हाइट बनेगी, ये बी पार्ट है, ठीक है। थर्ड फर्स्ट पार्ट कंपलसरी है, सेकंड कंपलसरी है, थर्ड पार्ट में ए बी में और लिखा हुआ है। अगर आपने ए सॉल्व कर लिया 14 इज़ द आंसर, तो बी स्किप कर सकते हो। ये मत करना कि पहला दूसरा करो ही ना, तीसरे का सीधा बी कर दो। और कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं क्योंकि ऊपर पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट में ना ए और बी के बीच में और लिखा होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले 3 देखते ही नहीं, सीधा बी पार्ट सॉल्व करके सोचते हैं कि हमें 4 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा आप देखो हिस्ट्री की जो थिकनेस है वो 1.8 है एक स्टैक की, है ना। तो हमें एक स्टैक की ही हाइट बतानी है। एक स्टैक के अंदर टोटल 48 बुक्स हैं, तो हिस्ट्री के स्टैक्स की जो हाइट बनेगी 48 इंटू 1.8। इसको सॉल्व कर लेना, सेंटीमीटर लिख देना। सिमिलरली साइंस की जो बुक्स हैं उनका जो स्टैक बनेगा, पूरी ऐसे ढेरी बनेगी, उसकी जो हाइट आएगी, नंबर ऑफ बुक्स तो 48 है उसमें भी, लेकिन उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको सॉल्व करके। और इसी तरह से मैथ्स की जो स्टैक बनेगा, मैथ्स की बुक्स का जो स्टैक बनेगा, उसकी जो हाइट आएगी 48 इंटू 25, ये सबसे ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। एक और केस स्टडी है, फॉर स्क्रीनिंग ऑफ इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री 3 स्कूल्स वर सिलेक्टेड। ये कुछ स्कूल्स के नेम दे दिए, CAV, बाल विद्या, बॉम्बे पब्लिक स्कूल। इनमें से ये वाले इतने इतने स्टूडेंट्स आए स्क्रीनिंग के लिए, मल्टीपल रूम्स यूज़ किए गए, है ना। और ईच रूम कैन अकोमोडेट, फिर देखो क्या लिखा हुआ है, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हर रूम में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जाने चाहिए। इसका मतलब इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब हमें इनका इनका HCF करना है। ऑल स्टूडेंट्स सेम स्कूल के होने चाहिए। वही चीज़ हो गई कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, हमने उनकी ढेरियाँ लगानी हैं, एक ढेरी में इक्वल बुक्स होनी चाहिए और जो बुक्स हैं वो भी सेम सब्जेक्ट की होनी चाहिए। तो इसमें भी वही चीज़ हो गई कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स गिवन हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के, उनको अलग अलग रूम्स में बिठाना है। हर रूम के अंदर इक्वल स्टूडेंट्स होने चाहिए और एक रूम में एक स्कूल के ही स्टूडेंट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ, बाकी देखें क्या लिखा, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट प्रोवाइड करनी है, चॉकलेट उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, दिस। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन बी सीटेड इन वन रूम दैट इज इक्वल टू द HCF। एक रूम में कितने स्टूडेंट आएंगे, इनका HCF कर लो। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स क्या चाहिए होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको HCF से डिवाइड करो तो वो नंबर ऑफ रूम्स आ जाएंगे। मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स प्रोवाइडेड टू ईच स्कूल, शो योर वर्क। अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ था चॉकलेट्स के बारे में, व्हेन डिस्ट्रीब्यूटिंग एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ प्रोवाइडेड equal number of chocolates. When distributing these chocolates, each school distributes chocolates equally among its students. हाँ ठीक है, चॉकलेट्स जो हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, इक्वल नंबर। अच्छा सारे स्कूल्स को इक्वल इक्वल चॉकलेट्स मिली हैं। जैसे ये नहीं है कि CAV में 78 स्टूडेंट हैं तो इनको 78 चॉकलेट दे दो, इनको 117 दे दो, इनको 11130 चॉकलेट्स दे दो, एक एक बच्चे को। जितनी इनको दी गई पहले स्कूल को, अगर पहले स्कूल को 78 चॉकलेट्स देंगे तो फिर दूसरे वाले को भी 78 देनी पड़ेंगी।
वहाँ पे तो फिर लड़ाई हो जाएगी। 78 चॉकलेट्स को 117 स्टूडेंट्स में कैसे बांटेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से इनको भी फिर 78 चॉकलेट्स मिलेंगी, ये भी गलत बात हो गई। अच्छा, अगर इनको हम 130 दे दें तो फिर इनको भी 130 देंगे, इनको भी 130 देंगे। इनमें तो चलो एक एक चॉकलेट एक एक स्टूडेंट को मिल जाएगी, बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगी। जो 13 चॉकलेट्स बचेंगी बाल विद्या स्कूल में से, वो किसको देंगे, है ना। तो हमें चॉकलेट्स, स्कूल्स को चॉकलेट इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इक्वल स्टूडेंट्स को मिले और स्कूल वाइज भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। हमने स्कूल के साथ भेदभाव नहीं करना है। एक स्कूल को अगर 500 चॉकलेट दी तो दूसरे को भी 500 दो। वो अलग बात है कि उस स्कूल में स्टूडेंट्स कम हैं तो एक स्टूडेंट को ज़्यादा मिल जाएंगी, लेकिन स्कूल वाइज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुई। और स्कूल के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। किसी स्कूल, जैसे एक स्कूल को 500 का पैकेट मिल गया, अब वो अपने बच्चों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करेगा। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है उन्होंने स्कूल में भेदभाव नहीं किया, स्कूल को इक्वल इक्वल चॉकलेट दी, स्कूल ने उन चॉकलेट्स को एक्सेप्ट किया और अपने बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, ये नहीं देखना कि दूसरे वाले स्कूल के बच्चे को तो दो दो मिली हैं, आपको तीन तीन मिल रही हैं। अरे भाई, उनमें बच्चे ज़्यादा हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त कम चॉकलेट्स दी जाएंगी हर स्टूडेंट को। आपके स्कूल में बच्चे कम हैं, आपको फ़ायदा हो गया इस चीज़ का, जो बची हुई चॉकलेट्स हैं वो भी उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई तो उनको चॉकलेट ज़्यादा मिल गई, ठीक है ना। तो अब हमें पहले हम फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व करें, इसमें सेकंड और थर्ड के बारे में बाद में बात करते हैं। मतलब पूरी स्टोरी मैंने समझा दी है, सॉल्व कैसे करना है, कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रूम दैट इज इक्वल्स टू HCF। किसका HCF? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 78, 117 और 130। आई थिंक ये 13 के टेबल पे आ जाएंगे सारे। 78 के अगर हम फैक्टर्स करें 2 इंटू 3, ठीक है। 117 के फैक्टर्स 3 3 ज़ा 9 इंटू 13 और 130 के फैक्टर्स 2 इंटू 5 इंटू 13। तो जैसा हमने कहा था कि इनका HCF 13 आ जाएगा, तो बिल्कुल आ गया। इसका मतलब एक रूम के अंदर 13 स्टूडेंट्स जाएंगे, बैठ सकते हैं, मतलब बैठेंगे, तभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स? सो सेकेंड पार्ट, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल टू, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कैसे फाइंड आउट करने हैं? जो आपने HCF फाइंड आउट किया, ठीक है, 78 प्लस 117 प्लस 130, जितने भी टोटल स्टूडेंट्स थे सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स का टोटल कर लो, एक रूम के स्टूडेंट्स के साथ डिवाइड कर दो, मतलब HCF के साथ डिवाइड कर दो, यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ रूम्स। अच्छा देखो, इन सभी में से 13 अगर कॉमन निकल आए, यहाँ पे 6 बचेगा, 9 बचेगा और 10 बचेगा, डिवाइड बाई 13, तो 13 13 को कट कर देगा, ये बन गया 15 और 10 25। तो टोटल हमें 25 रूम्स चाहिए होंगे। अब लास्ट पार्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स प्रोवाइडेड? तो देखो, हमें चॉकलेट्स के नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जो इन सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना। मतलब कि अगर मान लो मैं इसको 300 दे दूँ, इसको भी 300 दूँ, इसको भी 300 दूँ, तो सभी में इक्वल। अब ये 300 इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 130 अगर मैं दो दो एक एक को दे दूँ तो 260 बनेंगे, बाकी 40 चॉकलेट्स बच जाएंगी। बचानी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करनी है। ऐसे भी नहीं कि काट के दे दो, आधी आधी करके दे दो, ऐसा काम नहीं करना है। तो मतलब मुझे नंबर कोई ऐसा चाहिए जो तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। जो एक ऐसा नंबर जिसको मैं 130 से डिवाइड करूं और मुझे पता चल जाए कि ठीक है अभी सभी को 3 3 आ गई या सभी को 4 4 आ गई। तो इसका मतलब मुझे नंबर एक ऐसा चाहिए जो तीनों से डिविजिबल हो, और तीनों से डिविजिबल होने वाला नंबर इनका LCM होगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ चॉकलेट्स इज इक्वल टू LCM 78, 117 और 130। तो 78, अच्छा फैक्टर्स ऊपर कर रखे हैं हमने। LCM का रूल क्या होता है? ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। तो 2 सभी में है, इसको हम लिख सकते हैं ना 3 स्क्वायर इंटू 13,
ठीक है। तो 2 सभी में है, 3 सभी में है, मतलब सभी में हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 है, 3 है, 5 है, एक फैक्टर, और एक फैक्टर 13 है, और सबकी पावर हाईएस्ट रखनी है। 2, 5, 13 की तो ऑलरेडी 1 है, 3 की पावर 2 है। तो हम इसको ऐसा करें, 3 की पावर 2 ये 9 बन गया, और 2 5 10 हो गया, इंटू 13। तो 13 9 117, ज़ीरो पीछे लगा दो। तो इतनी चॉकलेट्स हर स्कूल को देनी पड़ेंगी। 1170 चॉकलेट्स सब सारे स्कूल्स को मिलेंगी। अब देखो स्कूल्स में कोई भेदभाव नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा, अब ये वाली चॉकलेट्स 130 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, ये वाली चॉकलेट्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। तो जब हम इन चॉकलेट्स को 117 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक बच्चे के हिस्से में 10 चॉकलेट्स आएंगी। ये चॉकलेट्स जब 130 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी तो एक बच्चे के हिस्से में 9 आएंगी, क्योंकि 130 इंटू 9 करेंगे ये बन जाएगा। इसको जब किया जाएगा तो 1170/78 करके देख लो, ठीक है। 13 6 13 9, और इसको कट किया तो 15। तो एक बच्चे को 15 चॉकलेट्स मिलेंगी। ऑब्वियस है स्कूल वाइज चॉकलेट इक्वल मिली, बट स्कूल के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग हैं। तो जिस स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है उसके बच्चे खुश हो जाएंगे, उनको नंबर ऑफ चॉकलेट ज़्यादा मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये स्टोरी थी इसमें सारी। देन नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चंस हैं और इनको भी फटाफट से निपटा देते हैं, और फिर हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। रियल नंबर्स विल बी कंप्लीटेड फ्रॉम माई साइड। m and n are positive integers such that ये m गिवन है, n गिवन है। एलसीएम बताओ, एचसीएफ बहुत आसान है, तो इसका सोल्यूशन यहीं पे कर देते हैं। m के फैक्टर्स ये रहे, एलसीएम क्या होगा, ऑल फैक्टर्स, पी क्यू आर सभी में है, पी क्यू आर इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। हाईएस्ट पावर p की 7 है, q की पावर 5 है, r की पावर 2। एचसीएफ क्या होगा, कॉमन, पी क्यू आर तीनों में है तो पी क्यू आर लिख लो, लोएस्ट पावर रखो p की पावर 5, Q की 3 और 5 में से 3, R की 2 और 1 में से 1। बस ये आंसर हो गया। द नेक्स्ट, अजय हैज़ बॉक्स ऑफ लेंथ 3.2 मीटर, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलर दैट कैन एग्जैक्टली मेजर द 3 डायमेंशंस। फिर देखो ये वर्ड आ गया बीच में, एग्जैक्टली मेजर। तो एग्जैक्टली, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है, ये HCF को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे HCF करना है किसका, 3.2, 2.4 और 1.6 का, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि पॉइंट्स को हटा दिए, ठीक है ना। पॉइंट्स में थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल रहेगा, तो हम पॉइंट्स को हटा दें, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3.2 मीटर कैन बी रिटन एज 320 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई किया, एक पॉइंट में एडजस्ट हो गई, 0 एक साथ में लग गई। 2.4 मीटर विल बी रिटन एज 240 मीटर। 1.6 मीटर इज 160 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है। सो आई नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रूलर दैट कैन exactly measure, so that is equal to HCF 320, 240 and 160। इनका कॉमन फैक्टर 80 आ जाएगा, और यूनिट साथ में सेंटीमीटर, और अगर आपको मीटर में करना है तो 0.8 मीटर, ठीक है। ये सब आप कर सकते हैं। इतनी जो है कॉमन सेंस है, वैसे ही पता चल जाता है। 320, 240 और 160 में से 80 कॉमन आ जाएगा, 80 के टेबल में ये सभी आ जाएंगे, इससे बड़ा टेबल कोई नहीं होगा। आप वैसे भी करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा फैक्टराइजेशन की हेल्प से। सो ये सब था रियल नंबर्स के बारे में। अब आप एक बार अच्छे से NCERT जो आपने कर रखी है पहले से, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, साथ में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो समझो कि आपका रियल नंबर जो है वो प्रॉपरली डन हो गया।